अदिति। गुड इवनिंग अदिति। गुड इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंट्रोपी शुरू किया था, उसको डिफाइन किया था और मैंने आपको बताया था कैसे कैसे हुआ। ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव और नेगेटिव भी देखा था हम लोगों ने। अब लिखिएगा टॉपिक, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऐसे लिख डिफाइन कर सकते हैं इसे। इट इज डिफाइंड एज it is defined as ratio of heat exchange in reversible manner, in reversible manner to the absolute temperature। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम जो होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी टेम्परेचर। इससे लिख लीजिए आप लोग, या फिर डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम, क्योंकि यही देगा आपको सराउंडिंग को। तो यहाँ पे टी ये लिख लीजिए। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है ये आपका एंट्रोपी का। ठीक है, इससे लिख लीजिए। आलिया, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था कि एंट्रोपी क्या होता है। उसके बाद अभी हमने क्या किया, मैथमेटिकल डेफिनेशन दिखाया कि इट इज डिफाइंड एज हीट एक्सचेंज इन रिवर्सिबल मैनर टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगा, और जब सराउंडिंग की बात कर देंगे तो माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। टी जो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में ले लेंगे। हो गया अदिति? यस। आलिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, सबसे पहले इस पे एक सवाल करते हैं, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेंगे। सवाल कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स व्हेन 1 मोल ऑफ H2O, जो कि लिक्विड में होगा आपका, इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये एनसीईआरटी का सवाल है जिसमें डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है -286 किलो जूल पर मोल।
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ लिया। आंसर आ गया? अदिति आंसर आ गया आपका। अभी आपकी आवाज़ नहीं है, सॉरी। आपकी आवाज़ इतनी स्लो आती है, कुछ सुनाई नहीं देता। बस ये दिखता है कि आपने म्यूट अनम्यूट किया है। अदिति, तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। Sir, 960 joule per mole 960 and जूल पर मोल। 0.6 kilojoule per mole. मोल आएगा इसमें? एक जूल पर केल्विन भी तो होगा। टेम्परेचर आएगा ना। देखिए डेल्टा एच इतना दे रखा है, बेसिकली डेल्टा एस सिस्टम मैंने क्या बताया था आपको, कि जो भी डेल्टा एच दे रखा हो या मतलब क्यू रखा हो, रिवर्सिबल अपॉन में टी दे रखा हो, लेकिन जब यहाँ सराउंडिंग की बात करेंगे तो माइनस में आएगा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 286 किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये जूल पर मोल होगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये टेम्परेचर 298। देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको, टेम्परेचर कितना लिया आप लोगों ने? 298 Kelvin स्टैंडर्ड इंथैल्पी दे रखा है ना, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन। at 273. देखिए यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखा है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी होता है, उसका 298 कैल्विन लेते हैं। तो टेम्परेचर क्या ले लेंगे हम लोग, 298। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हो जाता है आपका, 298 कैल्विन लेना है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लेना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 960 या 959.9 या 67 जूल पर कैल्विन पर मोल आ जाएगा, ठीक है। Yes, क्लियर है? चलिए स्लाइड चेंज करूँ। yes.
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Sir, you're not audible. Aditi, Alia, am I audible to both of you? Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. okay, okay. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने लिख लिया था। Yes. हाँ, तो बेसिकली दोनों को मिला के हमें ये पता चला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये पता चलता है कि एनर्जी इज कंजर्व, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये पता चलता है फॉर अ नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जो अपने आप को हमें एक्सटर्नल एफर्ट डालने की जरूरत ना हो। ठीक है,
ऑफ अ रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहला हमें ये पता चलता है इफ डेल्टा एस पॉजिटिव, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। उसके बाद आ जाएगा इफ डेल्टा एस, ये टोटल लिखिएगा, टोटल। इफ डेल्टा एस टोटल जो होगा सराउंडिंग प्लस सिस्टम की बात हो रही है, इज नेगेटिव, द फॉरवर्ड प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, यूं समझ लीजिए, ठीक है। और मे बी बैकवर्ड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, मे बी द रिवर्स प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और अगर जीरो हो जाए, डेल्टा एस टोटल इज जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। प्रोसेस क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? हो जाए तो बताइएगा। Yes, sir. चलिए कुछ सवाल करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है। ये सेकंड बुक में कौन कौन से चैप्टर आ रहा है? आपकी आवाज बहुत स्लो आती है आलिया, आप टाइप कर दीजिए। आपका सेकंड बुक में से आ रहा है अदिति? No, sir. ओके। तो आपका बस फर्स्ट बुक में से आ रहा है, सिलेबस कंप्लीटेड है? Yes. कोई डाउट वगैरह? No, sir. अभी कर रहे हैं। वेरी गुड। वैसे कौन कौन से चैप्टर आ रहा है? सर 1 मिनट देख के बता। फिर 2 चैप्टर आ रहे सेकंड बुक। रिडॉक्स और हाइड्रोजन सेकंड बुक में है। हाँ। सर वो दोनों केमिकल बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और some basic concepts of chemistry. क्या? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर? Yes, sir. मतलब सेकंड बुक से भी आपके आ रहे हैं 2 चैप्टर? Yes, sir. ये वाला पेपर पूरा एमसीक्यू बेस्ड टाइप है। अच्छा अच्छा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले रेडॉक्स करेंगे। Yes. इनके में तो हाइड्रोकार्बन आ रहा है। फिर हाइड्रोकार्बन सेकंड बुक के लास्ट पार्ट में है ना? हाँ। सारे स्कूल में अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं ना अपने हिसाब से टीचर। चलिए ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करिए।
हो गया। फर्स्ट वाले में इंक्रीजेस है। फर्स्ट वाले में इंक्रीजेस, दूसरे वाले में डिक्रीजेस। नो सर। आलिया आपका आ रहा है आंसर। एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस बेसिकली होता है क्या, जिसमें जितना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे वो उतना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा, उतना ज्यादा उसमें रेंडमनेस होगा। तो यहाँ पे H2 का एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या है, कितना, यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ H है। तो यहाँ पे फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो इस वजह से यहाँ डेल्टा एस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास वाला लेक्चर याद है आप लोगों को, ध्यान है? यस। दूसरा बताइए। तो दूसरा इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड में है, इधर सॉलिड गैस गैस। मैंने बताया था एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में टाइटली पैक्ड होता है, इसमें लूजली, और इसमें तो बहुत ज्यादा लूजली। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। तो थर्ड वाले डिक्रीज है। यहाँ लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, वेरी गुड, डिक्रीजेज। और लास्ट वाला इंक्रीज। 0 केल्विन पे है सॉलिड में। ठीक है, जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो पार्टिकल इधर उधर जाएगा, दूर दूर जाएगा। ठीक है, काइनेटिक यस। एनर्जी मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। क्लियर है आलिया, आपको समझ में आ रहा है? चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस। आलिया हो गया था ना आपका? चलिए एक और सवाल करिए जरा, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। कंसीडर द रिएक्शन फॉर द dissolution of अमोनिया नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4NO3 सॉलिड में, इसको कन्वर्ट कर दिया NH4 पॉजिटिव एक्वस में, प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस में। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 28.1 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू 108.7 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स एंड प्रेडिक्ट whether the reaction is spontaneous or not at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे लिखे लिए जरा आप लोग, क्वेश्चन देखिए।
हो गया। 1 minute. फिर change in entropy minus 4.2 kilojoule per mole है। इसका एंट्रोपी निकाला आपने? मतलब एंट्रोपी तो अच्छा ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी 94 ऑफ द सराउंडिंग बोला है ये। तो देखिए यहाँ पे सबसे सराउंडिंग पहली बात ये का देखिए, 94 है। एक मिनट। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग एंड प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, तो जो सराउंडिंग का हमें निकालना है ठीक है, और कंसीडर द रिएक्शन, यहाँ पे डेल्टा एस दे रखा है। देखिए इसको करेंगे कैसे। डेल्टा एच सीधे सीधे लिख रखा है, 28 पॉइंट कितना दे रखा है, 1 किलो जूल पर मोल दे रखा है। ठीक है, और प्लस साइन है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्लियर है, ये क्या आपका एंडोथर्मिक है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा माइनस डेल्टा एच सिस्टम। अगर डेल्टा एस सिस्टम निकालना होता, चेंज इन एंट्रोपी इन सिस्टम, तो डेल्टा एच अपॉन टी कर देता, लेकिन जब सराउंडिंग का करते हैं यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना दे रखा है, डेल्टा एच का वैल्यू कितना दे रखा है, 28.1 दे रखा है। इन टू 10 raised to the power ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, किलो जूल था। और टेम्परेचर जो है 298 केल्विन ले लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा आपका डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, और डेल्टा एस टोटल जो है हमें निकालना है, और डेल्टा एस सिस्टम जो है वो गिवन है, कितना गिवन है, 108.7 किलो जूल पर मोल, यही है ना, या जूल पर मोल है, देखिएगा जरा, जूल पर केल्विन पर मोल है, जूल पर मोल, जूल पर मोल पर केल्विन, ये क्या गिवन है, जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये जूल पर केल्विन डेल्टा एस सिस्टम। अब यहाँ पे डेल्टा एस टोटल निकालना है हमें, तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108.7 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, डेल्टा एस टोटल जब करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम करेंगे, बताइए। तो ये हो जाएगा 28.1 इंटू 10 raised to the power 3 अपॉन 298। तो ये मिलेगा अपने को डेल्टा एस टोटल, और डेल्टा एस सराउंडिंग ये रहा आपका। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, डेल्टा एस टोटल मिल जाएगा। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेन्यूअस है, डेल्टा एस नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेन्यूअस है। ये 4 कैसे आ रहा था अदिति, अदिति अदिति, एम आई ऑडिबल, आलिया, समझ में आया? Yes. चलिए, अदिति लिख लीजिए इसे आप लोग, हो जाए तो बताइए जरा। हो गया आलिया? चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, एक और सवाल करते हैं इस पे।
the oxidation of iron occurs at ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन कैसे दे रखा है 4Fe सॉलिड में प्लस 3O2 गैसेस स्टेट में ये दे देगा अपना 2Fe2O3 सॉलिड। यहाँ पे हो जाएगा आपका द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 सॉलिड में इज -824.2 kilojule per mole and entropy change for the reaction is -549 joule per calorie per mole at 298 calorie. Aditi, am I audible? आलिया Yes, sir. आप बोल नहीं रही थी इतने देर से। In spite of negative एंट्रोपी चेंज, इसमें जो सवाल होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। चेंज ऑफ दिस रिएक्शन ये भी एक एनसीईआरटी का सवाल है। व्हाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट 298 कैलोरी। ये सवाल हो जाएगा अदिति। सर इसमें एस सराउंडिंग और एस टोटल निकालना है ना। हाँ एस टोटल निकालेंगे जिससे पता चलेगा हमें कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, क्यों है। इसमें दे रखा देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या गिवन,
the enthalpy of formation of Fe2O3 is this much, and entropy change for the reaction is this kilojoule joule per Kelvin per mole at 290. In spite of negative entropy, ठीक है, नेगेटिव एंट्रोपी है, ठीक है, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाई इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? तो बेसिकली हम जो डेल्टा एस देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, वो क्या होता है आपका डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस वो टोटल देखते हैं, ठीक है, तो डेल्टा एस टोटल निकालिए आप लोग। सर डेल्टा एस टोटल तो 4.98 किलो जूल पर मोल। 4.98 किलो जूल पर मोल प्लस आ गया, यस सर। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है। हम एक को देख के नहीं कहते, ठीक है, टोटल एस देख के देखेंगे तब बताएंगे स्पॉन्टेनियस है या नहीं। यस। क्लियर है आलिया? यस। तो यहाँ पे सीधे सीधे डेल्टा एच सराउंडिंग निकाल लेंगे, और डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। और ये डेल्टा एच कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, Fe2O3 का दे रखा है आपका कितना 824, तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 824.2 विच मीन्स 1648.4, ठीक है, ये किलो जूल दे रखा है ना, किलो जूल पर मोल। अब इसको मोल जूल में कन्वर्ट करके यहाँ डाल देंगे तो ये सराउंडिंग आ जाएगा, और डेल्टा एस ये दे रखा है आपका सिस्टम का, द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दोनों को ऐड करेंगे ये पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आ गया आपका तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। अब कुछ डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वही होता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। तो देखिए इसको करते कैसे, सबसे पहले अपने पास आ जाएगा, टॉपिक डालिएगा, एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे देखिए अपने पास आ जाएगा, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी defined as the entropy change when 1 mole of solid substance changes into liquid changes into liquid form at its melting point, at its melting point। तो ऐसे इक्वेशन में भी दिखा सकते हैं आप लोग इजीली कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर अभी सॉलिड में है, ठीक है, और ये मेल्ट कर दिया हमने किसमें, वाटर इन लिक्विड स्टेट में, तो ये हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इसमें जितना भी लगा हो। तो यहाँ पे नॉट लगा देते हैं तो ये स्टैंडर्ड हो जाता है बेसिकली। तो एस नॉट वाटर माइनस एस नॉट आइस इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस नॉट फ्यूजन, डेल्टा फ्यूजन एस नॉट, जो कि होता है आपका कि जितना भी एंथैल्पी लगा हो इसमें, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इससे लिख लीजिएगा, ये जो डेल्टा फ्यूजन ये एफ है, फ्यूजन एच जो है नॉट, ये बेसिकली क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और टी एफ जो है वो क्या है आपका, फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन, इससे लिख लीजिए।
Yes. हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करूं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूजन की बात कर ली हम लोग, अदिति। आलिया आपने लिख लिया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, तो यहाँ पे देखिए एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन की बात होती है, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं और इसमें हम लिख लेते हैं फॉर्मूला इसकी। ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे, इट इज डिफाइंड एज और इट मे बी डिफाइंड एज। बहुत आसान है ये। द एंट्रोपी चेंज when 1 mole of a liquid changes into vapor at its boiling point, at its boiling point। तो इसमें भी छोटा सा ये लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे डेल्टा वेप और एस नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा वेप एच नॉट अपॉन टी बी। टी बी मतलब बॉयल टेम्परेचर जिस पे ये बॉयल हो, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे H2O लिक्विड से कभी भी ये कहाँ से कहाँ तक जाता है भाई, H2O लिक्विड से सीधे किस में ले जाएंगे, गैस में, H2O गैसेस। फटाफट लिख लीजिए। 2-3 इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कर स्टार्ट कर लेंगे। Yes, sir. चलो वेरी गुड आलिया, आपका भी हो गया। अब देखिए इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बाद एक लास्ट इसमें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी एंट्रोपी कर रहे हैं ना, एंट्रोपी। Yes. तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग कर लेंगे एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन भी कर लेते हैं। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन में क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the entropy change when 1 mole of a solid changes into वेपर। डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है सब्लिमेशन में, वेपर पे, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। उसे क्या कह देंगे हम लोग, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे डेल्टा एस सब्लिमेशन एस नॉट जो आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन एच नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। बहुत आसान है आलिया, अदिति। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए अब 2-3 सवाल करके आगे बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है, द स्टैंडर्ड enthalpy change for the transition of liquid water to steam
is 40.8 kilojoule per mole at 373 Kelvin. Calculate the entropy of vaporization of water. इससे आसान कुछ नहीं हो सकता. Sir, 109 kilojoule per mole. 109 किलो जूल या जूल पर केल्विन. किलो जूल है या जूल है? देखिएगा जरा, गलत, वो किलो जूल नहीं होगा, जूल होगा. डेल्टा है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन. ठीक Yes, है, तो sir, यहाँ पे वैसे joule per Kelvin mole. यहाँ पे एस नॉट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये एच अपॉन में क्या आ जाएगा? टी. अब इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 40.8, 10⁻³ जूल पर मोल. ठीक है, और इसको क्या कर देंगे हम? टेम्परेचर कितना दे रखा है? 373. तब आएगा 109 पॉइंट समथिंग जूल पर कैलविन पर मोल. क्लियर है अदिति? Yes, sir. चलो एक लास्ट इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टार्ट करेंगे. कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन per mole of per mole per mole for ethanol given delta S equals to 109.8 joule per Kelvin per mole and boiling point of ethanol equals to 78.5 degrees centigrade.
Sir, 38.5 kilojoule per mole. 38 किलो जूल पर मोल, है ना? Yes, sir. ठीक, चलिए अच्छी बात है, ये कर लिया आपने। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ये बहुत आसान है, ठीक है, इजीली हो गया होगा। अब हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी की। तो यहाँ गिब्स एनर्जी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको। गिब्स एनर्जी एंड टॉपिक डाल लीजिएगा, गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं इसको, गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the maximum amount of energy available to a system during a process that can be converted into useful work। तो बेसिकली ये वो एनर्जी होता है, ठीक है, जिससे हम यूजफुल वर्क कर सके, उसी को कहते हैं हम लोग गिव्स एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी, और इसके चेंज को कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, गिव्स फ्री, गिव्स एनर्जी, ठीक है, या फिर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज या गिव्स फ्री चेंज कह सकते हैं, गिव्स एनर्जी फ्री चेंज। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। Yes, sir. लिख लिया आपने? तो देखिए यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन आता है जिसको हम लिखते हैं जी से इसको डिनोट करते हैं, बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो यहाँ हो जाता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, आपको पता है जी क्या है आपका, गिव्स फ्री एनर्जी है, एच जो है एंथैल्पी है, टी जो है टेम्परेचर है, और एस जो है आपका वो क्या है, एंट्रोपी है। क्लियर है? Yes, sir. अब बताइए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, एच इज इक्वल टू, आपने पढ़ा यू प्लस पी वी होता है सबसे स्टार्टिंग में, जब इंथैल्पी की बात कर रहे थे, पी प्रेशर है, ठीक है, और आपके पास ये क्या हो जाएगा, वी वॉल्यूम है, यू इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और एच इंथैल्पी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एच का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर सकते हैं अदिति, यहाँ पुट कर सकते हैं ना, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब Yes, sir. अपने पास यहाँ पे हो जाएगा जी इज इक्वल टू यू U प्लस plus पी वी PV माइनस टी एस। minus. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फिर यही चेंज की बात करते हैं, जैसे हर जगह चेंज की बात करते आए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा गिव्स एनर्जी चेंज, ध्यान दीजिएगा, गिव्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू, ये क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे डेल्टा जी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच आ जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस आ जाएगा। बेसिकली ये जो पीछे वाला इक्वेशन जो मैंने लिखा था, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो इसी को हमने चेंज कर दिया, और ये फॉर्मूला लगा के जी टू माइनस जी एम वन करते तो भी यही आता, और यही होता है आपका गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। Yes, sir. तो इसे लिख लीजिए। Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की बात कर लिया हमने, तो यहाँ पे भी हम स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीज है ना वो सीधी सी क्लियर है, अगर डेल्टा जी का पार्ट
नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और डेल्टा जी जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पे होगा। क्लियर है? यस सर। इससे लिख लीजिए। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम डिसाइड करते हैं ये इक्विलिब्रियम पे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आ जाता है, जैसे कि अगर हम बाकी के चीजों में करते आए हैं वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे इसके बारे में बताते हैं। ये लिख लीजिएगा कि फॉर द मेल्टिंग of ice at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, H2O जो कि सॉलिड में कन्वर्ट हो गया H2O जो कि लिक्विड में, द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन is 6.97 किलो जूल पर मोल and entropy of fusion is 25.4 joule per mole per Kelvin. Calculate the free energy change and predict whether melting of ice is spontaneous or not at this temperature. फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, डेल्टा जी कितना आया है स्पॉन्टेनियस है केसेस, -599 पॉइंट -599 जूल पर मोल, ऑलमोस्ट -6 किलो जूल पर मोल केल्विन। एक्चुअली में यहाँ पे आंसर जो देते 0.6 है, -0.6 किलो जूल पर मोल। क्या मिस्टेक किया आपने? यस। समझ में आया? यस।
एक और सवाल करिए। सवाल कुछ ऐसा अपने पास, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी changes of a reaction are 40.63 kilojoule per mole and 108.8 joule per cal per respectively. Predict the feasibility of the reaction at 27 degrees centigrade. सर प्रिडिक्ट द फीसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? फिजिबिलिटी मतलब फिजिबल है या नहीं है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ओके। हो गया। एक मिनट। तो नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। होगा। 8 किलो जूल पर मोल। कितना आ रहा है? 8। एक मिनट। हाँ, 8 जीरो किलो जूल पॉइंट पर एट मोल आ रहा होगा। 0.8। हो गया। यस। चलो, अब देखिए एक ऐसे भी आता है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग जैसे बाकी के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहे थे, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू ये आ जाएगा समेसन ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन जी नॉट, और यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेशन डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, या फिर इसको ऐसा लिख लीजिएगा, सम ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी of formation of products minus sum of standard gives energy of formation of reactants. यस। लिख लिया आपने? यस। वेरी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, डाउट है?
तो इस पे और क्वेश्चंस करा देता हूँ अदिति। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये सपोज आपको दे दिया, ये आप कर लीजिएगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स। नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर करेंगे? सिर्फ कोल्ड सा भी करा दो, हाइड्रोजन रेडॉक्स, केमिकल बॉन्डिंग हो गई। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग तो हो गई। यस। ये आप घर से कर लीजिएगा। डेटा फॉर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है C6H5, सॉरी C6H6। ये लिक्विड में है, +15/2O2 है गैसेस स्टेट में, और यहाँ दे दिया 6CO2 गैसेस स्टेट में, और प्लस में 3H2 गैसेस स्टेट। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? ये भी गिवन है, गिवन दैट आपके पास फॉर्मेशन G0 किसका, C6H6 लिक्विड का गिवन है 172.8 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एफ फॉर्मेशन G0 CO2 गैसेस स्टेट का -394.4 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे डेल्टा एफ G0 जो है बेसिकली H2O गैसेस स्टेट में तो -228.6 किलो जूल पर मोल। इसका ये लिख लीजिए। अदिति लिख लिया आपने? अदिति हो गया? अदिति तो है ही नहीं।